वेलकम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है आपको समझ में आ रहा है। और आई एम रियली हैप्पी कि डेली मैं वीडियो डालता हूं और आप जल्दी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो कोशिश कर रहा हूं कि डेली कुछ ना कुछ लेक्चर डालूं। आज फिर एक थ्योरी का सेशन ही कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से शायद मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा कि कैसे हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे उसका फॉर्मेट बनता है। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ और आगे दोस्तों को शेयर करते रहो। जैसे मैंने बार बार बताया कि इस चैनल का मेरा मेन पर्पस ये होता है कि जितने बच्चे मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सकता है, फ्री में सारे कॉन्सेप्ट पहुंच जाए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने लाइफ में वो फेस निकाला है अपनी लाइफ में कि जब मेरे पास पैसे ट्यूशन के नहीं होते थे एंड हाउ हैवीली आई स्ट्रगल दैट टाइम। तो पैसे नहीं होते थे, हम क्या करें। लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ सकते थे, कभी कभी ट्यूशन पढ़ने के लिए मैं ट्यूशन में पढ़ाता भी था। सॉरी, आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू इन दैट वे, या मैं अपनी कोई कहानी नहीं सुना रहा आपको। लेकिन मैंने दैट वाज द ओनली पर्पस कि जब लगा कि यूट्यूब चालू करा, जब यूट्यूब आ गया दुनिया के अंदर, तब भी समझ नहीं आया। ऑनेस्टली बताता हूँ मैं आपको, यूट्यूब आने के भी 10 साल के बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ ऑलमोस्ट। तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ मैं चाहूँ तो उन बच्चों की मदद कर सकता हूँ जो मेरे जैसे हैं। मतलब कभी मैं वैसा था, आज भगवान की दया से मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। हाँ, तो याद रखना दोस्तों कि एक मोटिवेशन जरूर दूंगा लाइफ के अंदर कि भले कुछ भी हो जाए, आपके घर में जितनी मर्जी समस्याएं क्यों ना आ रही हो, प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो, इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों ना आ रही हो आपके घर में, पढ़ाई मत छोड़ना। क्योंकि लाइफ के अंदर आपको पढ़ाई, अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो पढ़ाई आपको बहुत आगे लेके जाती है। और ये मैं आपके सामने कभी ना कभी जिंदगी में, कभी 1-2 साल कभी ना कभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा अपनी लाइफ की जर्नी। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर आप इमोशनल हो जाते हो कभी कभी, आप अपनी लाइफ की स्टोरी कुछ बताओ। लेकिन अपनी लाइफ की स्टोरी बताने के लिए बड़ा करेज चाहिए होता है और उस समय आपको थोड़ा इमोशनल ना होके बताना होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपके संग डिस्कस कर पाऊँ कि स्कूल से लेकर के आज तक का सफर मेरा कैसा निकला, तो यू माइट फील मोटिवेटेड कि हाँ, एक चीज याद रखनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी। ठीक है दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बजटरी कंट्रोल एंड बजटिंग के बारे में थ्योरी। आज हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करके खत्म करेंगे इस चैप्टर के थ्योरी पोर्शन को, फिर नेक्स्ट क्लास से इसी चैप्टर की प्रैक्टिकल्स। सबसे पहली बात है, जब हम बजटरी कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब रिक्वायरमेंट ऐसी कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे पहले सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। आज आपके घर के अंदर आप बजट बनाना चाहते हो, बजट को कंट्रोल करना चाहते हो, और अगर माँ बाप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो बजट कैसे चल पाएगा ना। तो दैट यू हैव टू कंसीडर। नंबर 2, ग्रुप एफर्ट्स। बजट कैन नॉट बी मेड बाय वन पर्सन। आपने देखा ना, हमारे सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी जो बजट बनता है वो भी एक बंदा नहीं बना सकता। उसको भी बहुत सारी स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर चीज को उसको कंसीडर करने के बाद बजट बनाना होता है। इट इज अ ग्रुप एफर्ट। तो आपकी भी कंपनी में अगर आप बजट बनाओगे तो आपको हर डिपार्टमेंट को, हर फंक्शन को अपने दिमाग में रख के बजट बनाना होता है एंड दे ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। बजट की एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक कि जैसे मैं आपको अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ हर चीज के बारे में, वैसे बजट की भी एजुकेशन होती है। तो कंटिन्यूअस बजट एजुकेशन इज वेरी मच एसेंशियल रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल सिस्टम। किसी से पूछा, तुझे पता नहीं था क्या काम होता है, और दूसरा बंदे का कौन सा काम, और इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया। उसको बताना ही भूल गए कि बजट चल रहा है हमारा एक, उसके बजट में आपको काम करना है। घर में होता नहीं है, कई बार बच्चों पे चिल्ला पड़ता है, तूने चीनी ज्यादा क्यों डाल दी, तूने पत्ती ज्यादा क्यों डाल दी, इतनी अदरक डालता कोई चाय में, है ना। ये मेरे घर में होता रहता है, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन कोई ये पूछे तो क्या बच्चों को ये पता था कि अदरक डालनी कितनी थी या पत्ती डालनी कितनी थी। तो धीरे धीरे सीख जाता है। जब एजुकेशन दे दोगे तो वो बच्चा उसमें ढल जाएगा। सिमिलरली फॉर कंपनीज आल्सो। अचीवेबल गोल्स। बजट का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे सपने दिखा दिए लुभावने के, इस महीने हम चांद पे जाएंगे, भैया ये थोड़ी होता है। सेल्स वाले बजट दे रहे हैं, पिछले साल हम लोगों ने 1 मिलियन की सेल की थी, इस बार हम 10 मिलियन करेंगे। ओ भाई साहब, स्टॉक मार्केट भी इतनी तेज नहीं भागती। बजट को प्लीज अचीवेबल बनाओ। देयर हैज टू बी स्मार्ट गोल्स। एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, स्मार्ट गोल्स क्या होता है। रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब हर किसी ने अपना अपना काम करना है, तो किसी को तो रिपोर्ट करेगा ना। तो वो रिपोर्टिंग सिस्टम क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी, आपने कितने स्टैंडर्ड बनाए थे, बजट क्या था आपका, उसके हिसाब से आज एक्चुअल क्या हुआ, तो कहाँ पे वेरिएंस आ गया, मतलब डिफरेंस कहाँ पे आया, क्यों आया, ये सब रिपोर्ट सिस्टम में आपको देना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको बताया था ना, तिजोरी महंगी मत लेना अगर पैसे कम है, तो तिजोरी सस्ती लेना पैसे के मुकाबले। तो साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड इंटीग्रेशन विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। इस पूरे पैराग्राफ को ही मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, हाईलाइट कर दिया। क्योंकि बजट जो होता है, बजट हेल्प यू टू मेक स्टैंडर्ड्स। कि सर आपका स्टैंडर्ड है, सपोज आपको दिल्ली में आप रहते हो और दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है, तो आपको कितने पैसे में जाना है। तो आपको ये बता दें कि हमारा बजट जो है हमारा 5,000 रुपये है।
अब आप शताब्दी में तो जाने से रहे ना, आप फ्लाइट लोगे, सिंपल सा फंडा है भाई, जाना भी आना भी है। तो आप सिंपल सी बात है, लखनऊ मेल की बात करोगे या त्रिवेणी एक्सप्रेस की बात करोगे या फिर दूसरी प्रयागराज एक्सप्रेस की बात करोगे, लखनऊ से होके जा रही है ट्रेन। ठीक है, मैं गया हूँ इसलिए मैं वो रूट दिमाग में है, जो नहीं गए तो प्लीज गुस्सा मत होना। सिंपल से कई सारी ट्रेन के नाम मुझे पता है, मैं लखनऊ बहुत घूमा हूँ। तो यहाँ से जब लखनऊ जा रहे हो, दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप बजट बनाओगे अपना, उसके हिसाब से अपने स्टैंडर्ड सेट किया कि हाँ अगर मैं सपोज प्रयागराज की टिकट लेता हूँ तो प्रयागराज की टिकट 3 टायर एसी की लेता हूँ तो करीबन 1200 की आ जाएगी या 1300 की आ जाएगी। तो आपका सेट हो गया कि 1200 जाने के 1200 आने के। अब जो इंसान जाएगा पता चला उसने 2400 खर्च की जगह 3000 खर्च कर दिया, हो सकता है। तो जब वो रिपोर्ट देगा तो बताएगा कि हाँ से स्टैंडर्ड तो 2400 था, लेकिन बाई चांस हुआ कि सडनली जीएसटी बढ़ गया था और या टिकट थी नहीं तो मुझे थोड़ा ब्लैक में लेनी पड़ी, वट एवर इज द केस वो आपको बता देगा। आगे बढ़ते हैं। एंड इंस्पिरेशनल अप्रोच, इंस्पिरेशन मतलब जो बजट आप बनाते हो दिस शुड बी इंस्पिरेशनल फॉर द फ्यूचर। ये नहीं कि ये जब भी बजट बनाता है घटिया बनाता है, बेकार बनाता है, सरकार को कोसते ना ये बजट बनाया है, इसके हित में नहीं है, उसके हित में नहीं है। अरे भाई किसी के हित में होगा, किसी में नहीं होगा, लेकिन इंस्पिरेशनल होना चाहिए कि कल को उस बजट को भी हम फॉलो कर सकते हैं फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म के लिए। अब बजट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, बजट को देखता कौन कौन है, तो देखो ऐसे होता है। बजट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये हमारे 7 पिलर खड़े हैं। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, सबसे पहले हायरार्की पता होना चाहिए कौन किसको रिपोर्ट करता है। फिर बजट का सेंटर मतलब कौन होगा जो बजट को देख रहा है पूरा, उसमें बैठा हुआ एक इंसान होगा जो बजट ऑफिसर है। फिर बजट की कमेटी बनेगी एक, उसमें सेल्स वाला भी आएगा, प्रोडक्शन वाला भी आएगा, फाइनेंस वाला भी आएगा, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आएंगे। फिर बजट का एक मैनुअल बनेगा, एक बुक बनती है पूरी बजट मैनुअल। ये डिस्कस पूरा डीप में नहीं करूंगा, सिर्फ यही समझा रहा हूँ। वो मैनुअल में क्या होता है, आपके हर चीज के बारे में लिखा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा है हमारी कंपनी का, उसमें कौन बजट ऑफिसर है, whom you have to contact for the reporting purpose, प्रोडक्शन बजट कौन बनाएगा, सेल्स बजट कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, मास्टर बजट कौन बनाएगा। अब मास्टर बजट क्या होता है, इन सारे बजट को इकट्ठा कर दो, मास्टर बजट बन जाता है। फिर फ्लेक्सिबल बजट होगा तो कैसे होगा, कितनी कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं, कैसे होगा, टाइमली होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब दिखाएंगे आप। फिर बजट का पीरियड क्या होगा एंड की फैक्टर्स क्या होंगे जो बजट में आपको कंसीडर करने हैं। हर बजट में कुछ ना कुछ की फैक्टर होते हैं। सब तो गवर्नमेंट का बजट आया, सबकी निगाहें ऐसी होती है, टैक्स के लिए क्या बोलेंगे, जीएसटी के लिए क्या बोलेंगे, और इस बार फार्मर्स के लिए क्या बोलेंगे, ये सब हमारे की फैक्टर्स होते हैं। तो आपको वो सब दिमाग में रखना होता है। हर किसी के दिमाग में एजुकेशन के लिए कितना बजट दोगे इस बार, हेल्थ के लिए कितना बजट दोगे इस बार, ये सब चीजें हमारे की फैक्टर्स काउंट होते हैं। इस तरह कंपनी में प्रोडक्शन पे कितना बजट जाएगा, सेल्स पे कितना जाएगा, और सेल्स को कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट का बजट कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का बजट कितना होगा, वेयर हाउस का बजट कितना है, क्योंकि सेल्स करने के लिए प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद सामान कहाँ रखोगे, वो सब हमारे काउंट होता है इस बजट की फैक्टर्स में। तो ये सब चीजें मैं डीप में नहीं जा रहा, सिंपल फंडे की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझ लो क्या कहता है। सबसे ऊपर सीईओ, फिर बजट ऑफिसर, फिर बजट कमेटी। बजट कमेटी में कौन कौन है, सेल्स का, परचेज, प्रोडक्शन, पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इन सब के मैनेजर। फिर उसके बाद इन सब के बजट अलग अलग, सेल्स वाला बनाएगा सेल्स बजट, सेलिंग कॉस्ट बजट, एडवर्टाइजिंग बजट, डिस्ट्रीब्यूशन बजट, मतलब सेल्स को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज चाहिए, परचेज को करने के लिए परचेज बजट और मटेरियल बजट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन एंड प्लांट, पर्सनल के लिए लेबर कॉस्ट बजट, ह्यूमन रिसोर्स बजट, फाइनेंस के लिए कैश बजट, इनकम टैक्स, इनकम एक्सपेंडिचर बजट, और अकाउंट मैनेजर के लिए सारे बजट। इसलिए अकाउंट मैनेजर के लिए सबसे आखिरी में क्या लिखा है, मास्टर बजट। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इस तरह से बजट बनेंगे और कंपाइल करके किसको जाएंगे, बजट कमेटी को, और फिर अप्रूवल के बाद बजट ऑफिसर को फॉर रिव्यू। बजट सेंटर क्या होता है, बजट ऑफिसर, ये सब चीजें आपको डिस्कशन में आप पढ़ोगे तो अब समझ आ जाएगा आपको। बजट कमेटी क्या होती है, बजट मैनुअल क्या होता है, बुकलेट होती है, एक तरह से सब कुछ लिखा होता है इसके अंदर। जैसे प्रोस्पेक्टस है, फ्लायर आता है हमारे पास, बुक्स आती हैं, जब किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, स्कूल में लोगे, एक बुक दे देते हैं एकेडमिक मैनुअल, वैसे ही यहाँ पे एक बजट मैनुअल। बजट का पीरियड, आप बजट कब बनाओगे, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के शुरू में बनता है, लेकिन ये कभी भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन, इट कैन बी शॉर्ट टर्म, इट कैन बी लॉन्ग टर्म। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस बजट आर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बजट्स। की फैक्टर्स, की फैक्टर का मतलब जैसे रॉ मटेरियल कैन बी की फैक्टर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर कैन बी ए की फैक्टर। मतलब ये की फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या काम चल पाएगा, या कम हुआ तो कितना काम चल पाएगा। तो रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो आप गाड़ी कैसे बनाओगे, प्रोडक्शन ही कैसे करोगे। अब सर्विस इंडस्ट्री में तो रॉ मटेरियल काम नहीं करेगा,
तो सर्विस इंडस्ट्री में स्किल लेबर काम करेगी, मतलब स्किल प्रोफेशनल काम करेंगे। तो ये सारे के सारे की फैक्टर हैं, मतलब करीबन 10 की फैक्टर्स हैं। आई विल अप्रिशिएट, आप इनको पढ़ना यहाँ पे होल्ड करके 2 मिनट के लिए, और आपको फिर समझ में आएगा ये। फिर टाइप्स ऑफ बजट की बात करें तो आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में समझाया था कि बजट कितने टाइप के होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ बजट में आता है, जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या करंट बजट। इमीडिएट बजट भी होता है कि भैया अगले 5 दिन का बजट बताओ जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। सेल्स वाले लोग तो पागल हो जाते हैं, जैसे होता है ना मार्च अप्रैल आता है, ओ मार्च फरवरी मार्च आता है, ईयर एंड हो रहा है, जल्दी काम करो, ज्यादा सेल करो, ज्यादा प्रमोशन करो, लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन वो क्यों? क्योंकि उनको बजट ही ऐसा मिलता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, कवरेज का मतलब कौन कौन सी चीजें आप कवर करोगे, तो फंक्शनल भी हो सकता है। फंक्शनल मतलब परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, इस तरह सेपरेट। हमने कहा नहीं सारा का सारा एक साथ कर दो, हमने कहा लो सारा का सारा एक साथ, मास्टर बजट। और मास्टर बजट बनाने में बच्चों को लगता है पता नहीं क्या आफत आ गई, इतना आसान होता है, सेल से शुरू करो, प्रॉफिट तक खत्म करके एसेट लायबिलिटी शामिल कर दो, मास्टर बजट बन गया आपका। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, इसके अंदर फिक्स बजट भी होता है और एक फ्लेक्सिबल भी होता है। अब फिक्स फ्लेक्सिबल में फर्क क्या होता है? सिर्फ इतना सा होता है कि हमारे बहुत सारे कंपोनेंट फिक्स रहते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट वेरिएबल रहते हैं। तो आज आप 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो रेंट कितना रहेगा? 5000। सपोज 5000 का रेंट है तो 5000 रहेगा। लेकिन अगर आप 60% कैपेसिटी पे काम करोगे तो रेंट फिर भी 5000 रहेगा। डिफरेंस कहाँ आएगा? रॉ मटेरियल में फर्क आ जाएगा, लेबर में फर्क आ जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। चाहे वो कैपेसिटी 10% पे काम करो, चाहे 10-20 पे करो, चाहे 100% करो, चाहे 200% पे करो, कितनी मर्जी कैपेसिटी पे काम करो, फिक्स चीजें फिक्स रहेंगी। चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे आपका रेंट हो, ये सब चीजें फिक्स रहती है। बिजली के बिल, पानी के बिल एक लेवल तक फिक्स होते हैं, उसके बाद वेरिएबल हो जाते हैं। तो ये सब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। स्लो चल रहा हूँ, कहीं पॉज करना पड़ना। ये बुक का अभी मेरे को पता नहीं कैसे आपको लिंक दूंगा, देखता हूँ मैं कैसे कर पाता हूँ। हो पाया तो अगली क्लास में आपको इसका लिंक देता हूँ कैसे भी है, क्योंकि ये पिछली बार यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड की थी, तो वो यूनिवर्सिटी की साइट पे आजकल सब चीजें डालमोल चल रहा है, तो उसका लिंक हो गया है, ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो मैं यूनिवर्सिटी साइट का लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज आप साफ साफ लिखोगे ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट 1 to 6, ऐसे लिखना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट 1 to 6 SOL बुक डाउनलोड, तो शायद गूगल पे मिल भी जाएगी आपको। लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट क्या होते हैं, फंक्शनल बजट में क्या क्या आता है, जैसे देखो फंक्शनल में क्या क्या आ गया, सेल्स, प्रोडक्शन, परचेज, ऑल दिस। मास्टर बजट में सब कुछ आएगा। इसके 2 कंपोनेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसके ऊपर थ्योरी भी आती है। ये मास्टर बजट क्या है? A master budget is a summary budget incorporating its component functional budget and which is finally approved, adopted and employed. Finally ये सब कुछ दिखाया जाता है अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को। It is called a comprehensive budget. इसको लिखो comprehensive budget. It has 2 components, operating and financial. तो जब अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहां पे आएगा ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, ये सब चीजें कंपोनेंट हमारे मास्टर बजट के भी होते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। आई विल रिक्वेस्ट यू, सब चीजें मत सोचो कि मैं पढ़ाता चले जाऊंगा, बड़ा बोरियत हो जाती है कभी कभी ना, तो प्लीज इसको पढ़ना, इसको होल्ड करना, यहाँ पे पढ़ना। फिर कैपेसिटी के बेस पे कैसे चलता है, फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। एज आई टोल्ड यू 10% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी कैसे होता है, और इसके जो MCQs है वो भी ट्राई करना। तो कहते हैं बजट इज अ प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म, नॉन फाइनेंशियल या बोथ, या सब्जेक्टिव मैटर, ये आपको आंसर देखना है। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड, डेफिनिट पीरियड, पीरियड ऑफ 1 year 6 month। अब बजट इंडेफिनिट नहीं बनता, हमेशा डेफिनेट पीरियड के लिए बनता है। इस तरह के आंसर आप ढूंढोगे तो आपको क्लैरिटी और अच्छी आती है। ठीक है, स्लो चलता हूँ ताकि आप MCQ भी करना चाहो तो उसके बाद में आप कर सकते हो। पॉज कर लो, डाउनलोड कर लो, जो करना है कर सकते हो। इसके आंसर भी गिवन है इसलिए मैं आपको धीरे धीरे चला रहा हूँ। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनके आंसर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लेंगे, तो उसको प्लीज तैयारी कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शनल बजट्स के प्रैक्टिकल सम्स, वो इस बुक से नहीं कराऊंगा मैं, वो दूसरी बुक है कोई, तो वो उस बुक में से क्वेश्चन निकाल के कराऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो। पर्पस आपको पता है इस चैनल का क्या है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प करो। और इस चैनल के ऊपर 11th 12th सबके सिलेबस करा चुका हूँ, तो जितने भी आपकी सोसाइटी में कॉमर्स के बच्चे हैं उन सबको ये चैनल प्रपोज करो। ऑलराइट, और मेरा साथ देते रहोगे तो मैं अच्छा पढ़ाता रहूंगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।